हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का जे लीग का मैच। तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने सिर्फ काउंटी कवर किया था और आई होप आप सभी के अच्छे चल रहे होंगे। दो मेन बैट्समैनों के नाम मैंने बताए थे मिडिल सीज की तरफ से, और लकीली उन दोनों ने ही जो है जो इतना भी काम था वो उन्होंने करा। बाकी अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ ऑलराउंडर के जगह पे थोड़ा बहुत इशू हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एट द एंड ऑफ द मैच ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जैम वहाँ पे था। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है सैनफ्रेक के हिरोशिमा और शोनन बेलमारे के बीच में। तो हम एक टीम को कहेंगे हिरोशिमा और दूसरी टीम को कहेंगे शोनान। तो दोनों टीमों के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा डिफेंसिव टीम है इस सीज़न की। अगर हम बात करें तो पिछले सीज़न में मामला थोड़ा अलग था, वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन इस सीज़न में दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा डिफेंसिव टीम है। दोनों ही टीम एक या दो इससे ज़्यादा गोल करने में मतलब सक्षम नहीं नज़र आए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टारगेट इनका यही होता है कि पोजीशन ना रखा जाए और काउंटर अटैक पे हिट किया जाए। हिरोशिमा फिर भी आप 10 में से 2-3 मैच देख लेंगे जहां पर उन्होंने पोजीशन रखा होगा। लेकिन सोनान बेलमारे ने अभी तक मैंने कोई मैच नहीं देखा है जहां पर उन्होंने पोजीशन रखा है। और मतलब लॉजिकली ही वो 18 टीमों की टेबल में अभी 18th पोजीशन पर है। हिरोशिमा अभी 11th पोजीशन पर है। तो ऐसा है। बाकी अटैकिंग थर्ड की बात करी जाए तो हिरोशिमा कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स बेटर है, आप यहाँ से समझ ही सकते हो। और सोनान बेलमारे के पास गोल स्कोरर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। सबसे कम गोल करने वाले टीम है वो इस सीज़न में। अगर हम पिछले सीज़न की बात करें तो हिरोशिमा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उनका था, थोड़ा सा ज़्यादा अटैक पे जाते थे और इसीलिए आप देख सकते हो 6th पोजीशन पर उन्होंने ख़त्म भी करा था। सोनान बेलमारे का ऐसा ही रहता है हमेशा, पिछले सीज़न में भी उन्होंने ऐसा ही करा हुआ था। लेकिन एक चीज़ उनका है कि डिफेंसिव क्वालिटी उनका उतना बुरा नहीं है। ठीक है, हो सकता है अगर बड़े बड़े टीम बहुत बेस्ट भी खेलें उनके अगेंस्ट में, तब भी 2 या 3 गोल इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि गोल वापस करने लायक प्लेयर इनके पास हैगा नहीं। पिछले सीजन में भी जो प्लेयर्स थे जो उनके लिए कुछ हद तक काम पे आ रहे थे, वो भी इस सीजन में अवेलेबल नहीं है। हाईएस्ट गोल स्कोरर हालांकि पिछले सीजन में भी जो इनके लिए थे उनका सिर्फ 5 गोल था, लेकिन जो भी था वो इस सीजन में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स और भी हो रही है। इसीलिए किसी भी तरीके से मेरा मतलब है, चाहे वो पेनल्टी से हो, चाहे वो फ्री किक से हो, चाहे वो ओन गोल हो, किसी भी तरीके से उनका टारगेट यही होता है कि एक गोल हासिल करा जाए और उसके बाद डिफेंड करा जाए। तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए, स्टाइल ऑफ प्ले बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल इस सीजन की बात करी तो। आखिरी जो मैच हुआ था ना, शोनान बेलमारे ने हरा दिया था वैसे यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को हिरोशिमा को। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक ओन गोल आया था अनाकी की तरफ से हिरोशिमा के जो डिफेंडर हैं, और उसके बाद से और कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी शोनान के होकर। ठीक है, डिफेंडिंग दोनों ही टीमों का अच्छा था। सोनान की मजबूरी डिफेंडिंग है तो उनको डिफेंडिंग करना ही था, और हिरोशिमा डिफेंडिंग ऐसे ही अच्छा ही होता है। दोनों ही टीमें विंग बैक्स का इस्तेमाल करती हैं ज़्यादा। मैं कहूँगा हिरोशिमा के जो यहाँ से रेनर खेलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अटैक में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रखते हैं, सेट पीस भी लेते हैं, डायरेक्ट फ्री किक्स भी लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। लेकिन सब कुछ को यहाँ पे नलीफाई कर दिया था सोनान बेलमारे की टीम ने। मैं अगर इन दोनों टीमों की हिस्ट्री की बात करूँ ना, तो ज़्यादा गोल्स कभी हुए नहीं हैं। ये मैच तो सोनान बेलमारे जीत गई थी, हालांकि सोनान बेलमारे का ओवरऑल रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। सेकेंड लास्ट जो मैच हुआ था वहां पर जीत हासिल करा था हिरोशिमा ने। लेकिन वहां पर भी मतलब ऑन प्ले में गोल नहीं हुआ था। एक गोल पेनल्टी से, एक गोल फ्री किक से। उसके पहले जो मैच हुआ था वहां पर भी सेम चीज, 2-2 की बराबरी हुई थी। वहां पर भी शोनान बेलमारे ने एक गोल पेनल्टी से, एक गोल ओन गोल उनको वहां पर भी मिला था। और हिरोशिमा की तरफ से वहां पर भी पेनल्टी। मतलब ओवरऑल जो होता है इस फिक्सचर में अभी तक जो मैंने देखा है 3 मैचेस की अगर मैं बात करूं, ऑन प्ले में मेरे ख्याल से 3 मैच में सिर्फ एक गोल ही हुआ है जो कि हिरोशिमा की तरफ से हुआ था। शोनान बेलमारे ने 3 मैच में करे हैं, हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो करे हैं 3 गोल। उनमें से 2 तो उनको ओन गोल मिले हैं और एक उनको मिला है पेनल्टी से। तो काफी लो स्कोरिंग इनकाउंटर ये रहता है। मतलब कुछ मैच में गोल्स हुए हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं। मतलब कोई बंदा अच्छा खेल रहा हो वहां से गोल आया, ऐसा नहीं। या तो पेनल्टी से, या तो ओन गोल, या तो फ्री किक, ऐसा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ से दिख जाएगा। सोनान वॉन डिपेंडिंग ऑन देयर डिफेंडिंग एबिलिटी, यही इनकी एबिलिटी है, यही इनकी मजबूरी है, जो भी कह लीजिए। इससे बाहर इनके पास कोई एबिलिटी नहीं है। बोथ टीम्स यूज्ड विंग्स, लेकिन उस तरह से कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ। पोजीशन हिरोशिमा ने रखा, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों टीमों में से हिरोशिमा कुछ मैचों में ज्यादा पोजीशन रखती है, तो यहाँ पर उनका नंबर था। सासाकी ये इनके टीम के सबसे बेहतरीन पासर हैं, हर मैच में आपको इनका नाम दिख जाएगा, साथ में नोगामी। और मोरिशिमा अटैकिंग थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, सेट पीस वगैरह लेते हैं।
बहुत बड़े गोल स्कोरर तो नहीं है, लेकिन असिस्ट प्रोवाइडिंग एबिलिटी इनके पास बहुत ही अच्छी है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस निकाले थे। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो हिरोशिमा ने यहाँ पर काशिमा को हराया 3-0 गोल से। आप डेली डेली हिरोशिमा को 3 गोल करते हुए देखेंगे नहीं। उनका जो मेन टारगेट होता है वो है डिफेंडिंग, ठीक है, डिफेंडिंग उन्होंने अच्छा करा। उसके बाद अटैकिंग थर्ड के ये तीनों ही प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इनमें से लियांड्रो पेरेरा और यहाँ से डॉगलस वियरा जो है ये पेनल्टी भी लेते हैं। साथ में लियांड्रो पेरेरा इस सीजन के हाईएस्ट गोल स्कोरर, और मोरिशिमा, ये आपने ऊपर भी नाम देखा है इनका, ये काफ़ी बड़े सप्लायर ऑफ द बॉल हैं। तो इन तीनों में से किसी को भी मिस करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो काउंटर अटैक एबिलिटी को डिपेंड करके यहाँ पर उन्होंने गोल्स वगैरह मारे थे। डिफेंस यहाँ पर सही था, काशिमा डिफेंस खराब था और उनके गोलकीपर ने मिस्टेक्स वगैरह करे थे, इसीलिए 3 गोल हुआ। नहीं तो डेली डेली 3 गोल करती नहीं है हिरोशिमा। काशिमा ने यहाँ पर पोजीशन रखा था जैसे मैंने बताया। मोरिशिमा के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस हुआ रेनर। नेक्स्ट मैच सेरेजो ओसाका से यहाँ पर हार गए थे। तो सेम चीज़, डिफेंडिंग यहाँ पर भी सही था, लेकिन गोल करने के बंदे यहाँ पर उतने ज़्यादा थे नहीं, और वही चीज़ यहाँ पर एक्सपोज हुआ। आपने ऊपर देखा 3 गोल किया, उसके पीछे का रीजन यही था कि ओपोनेंट टीम के गोलकीपर ने गलतियां करी थी। नहीं तो ये टीम डेली डेली 3 गोल करने वाली टीम नहीं है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर सेरेजो ओसाका की टीम थी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी भी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी डिफेंस में गलतियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हराने में सक्षम रहे। यहाँ पर भी एक गोल फ्री किक से करा था, और फिर से एक गोल यहाँ पर ओन गोल गिफ्ट किया। ये हिरोशिमा के साथ लगभग होता रहता है। एक ओन गोल यहाँ पर दिया था ससाकी ने। बाकी ओवरऑल दोनों ही टीम बराबरी की ही थी, ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। आप देख सकते हैं 6.8 6.95, लेकिन अच्छे अटैकिंग थर्ड के रहने के बावजूद भी वो यहाँ पर जीत नहीं पाए। कुछ मिस्टेक्स हुआ और ओन गोल, उसके बाद और कुछ ज़रूरत नहीं था हिरोशिमा को रोकने के लिए। वीकनेस इन द अटैकिंग थर्ड यहाँ पर एक्सपोज हो चुका था, जो मैं आपको बताया। गोल उन्होंने करे हुए हैं, लेकिन अटैकिंग थर्ड में प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग टीमों के अगेंस्ट इनको हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विंग बैक्स कुड नॉट अवॉइड वेल। सेरेजो ने सेट पीस से गोल करा। मिडफील्ड बस हाईजैक बाय सेरेजो। सेरेजो ने पोजीशन रखा, मतलब फिर से पोजीशन नहीं, लेकिन सासाकी के पासेस और रेनर के क्रॉसेस। तो 2-3 नाम ऑलरेडी आपके लिए कॉमन होते जा रहे हैं, आप देख ही सकते हो। योकोहामा का अगेंस्ट में यहाँ पर 2-0 से जीत हासिल करा था। ये एक वीकर टीम है, तो फिर से जो चीज़ आपको दिख जाएगा कि देखिए योकोहामा के पास भी बहुत सही डिफेंस नहीं था, लेकिन फिर से इनके गोलकीपर ने गड़बड़ कर दिया। डिफेंस ठीक ठाक था, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहाँ पर गोल स्कोरर्स में से वियेरा और मोरिशिमा के नाम आपको दिख जाएंगे। हिगाशी भी कभी कभार खेलते हैं, लेकिन चारों प्लेयर एक साथ नहीं खेल सकते। जनरली इनके 3 जो मेन प्लेयर्स हैं वो है मोरिशिमा, वियेरा और लियांद्रो। उसके बाद हिगाशी का नंबर कभी कभार आ जाता है। डिफेंस यहाँ पर भी सही था। तो योकोहामा एफसी के बारे में हम पहले भी मैचेस में बात कर चुके हैं, ये एक वीकर टीम है। तो मिडफील्ड कंट्रोल किया। पोजीशन यहाँ पर हिरोशिमा ने रखा, तो जैसे ही पोजीशन रखा ससाकी और कवाबे। मिडफील्ड में इनके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक है हायाओ कवाबे और एक है आयोयामा। ये दोनों जनरली डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। पासिंग एबिलिटी है, अच्छी खासी पासिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैचों में इन्होंने असिस्ट भी प्रोवाइड करे हुए हैं। स्पेशली मैं आयोयामा का बात करना चाहूँगा। तो अगर आप चाहो तो इन दोनों में से भी किसी को ट्राई कर सकते हो। मैं आगे आपको सब कुछ दिखा देता हूँ कि कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये है हिरोशिमा की टीम। डिफेंडिंग एबिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, काउंटर अटैक पे हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैचों में छोटी टीमों के अगेंस्ट में इनके डिफेंडिंग थर्ड में मैंने 2-3 नाम आपको ऑलरेडी बताए हैं, जो कि पासिंग की पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। अटैकिंग थर्ड में तीनों ही प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इनमें से लियांद्रो और वियेरा गोल स्कोरिंग पोटेंशियल रखते हैं, वियेरा पेनल्टी भी लेते हैं। मोरिशिमा इनके फ्री किक टेकर हैं और असिस्ट पोटेंशियल ज़्यादा है, गोल ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये है हिरोशिमा की तरफ से। सोरान मिरमाने की बात करें, ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके टीम में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ। काशिमा को उन्होंने 1-0 से हराया था। एक गोल यहाँ पर कोई आके करे थे, बेंच से शायद करा था किसी ने। डिफेंडिंग यहाँ पर सही था, उसी के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने यहाँ पर रोक दिया। अटैकिंग थर्ड में इनके जगह पर जो स्ट्राइकर आए थे उन्होंने गोल करा था, ठीक है। बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं था इनको। मैंने जैसे आपको बताया कि एक गोल वो किसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और ऑफकोर्स पहले करने की कोशिश करते हैं, इससे पहले वो कंसीड कर ले तो उससे पहले करने की कोशिश करते हैं, उसी से उनका काम जो है हो जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ। काशिमा का भी उतना बुरा नहीं था ओवरऑल अगर आप देखेंगे, लेकिन एक गोल उनसे हुआ नहीं, क्योंकि अगर आपके ओपोनेंट 10 प्लेयर के साथ डिफेंड करने में आ जाए तो आप थोड़ा ही ना गोल कर पाओगे। तो अगेन डिफेंसिव ब्रिलियंस, हिट इन द काउंटर, काशिमा के पास पोजीशन, तो और कुछ भी यहाँ पर बताने के लिए नहीं। मावात्सु ने यहाँ पर क्रॉसेस निकाले थे। कावासाकी के अगेंस्ट में यहाँ पर 1-3 से हारना पड़ा, जैसा कि हमेशा ही सोनान के साथ होता ही है मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में। इनके जो गोलकीपर है ना, ये काफ़ी सही गोलकीपर हैं। इन्होंने मतलब कुछ मैचों में मैंने देखा है लगभग 7 से 8 सेव्स करे हुए हैं, डिस्पाइट टीम हारे या जीते। तो काफ़ी सही गोलकीपर है। डिफेंस भी उनका उतना बुरा नहीं रहता है, लेकिन अटैकिंग थर्ड में भी कुछ चाहिए होता है आपको जवाब देने के लिए, जो कि इनके पास हैगा नहीं। कावासाकी ने यहाँ पर भी सेट पीस से गोल करा था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेट पीस से गोल हुआ था, और इनके जो ये प्लेयर हैं इन्होंने सेट पीस वगैरह लिए थे।
कंसीडर ट्वाइस फ्रॉम सेट पीस, पोजीशन नहीं। तानी के 8 सेव जैसा मैंने आपको बताया। और काने को जो इनके मिडफील्ड में खेलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन पासिंग एबिलिटी ठीक ठाक है, तो उन्होंने पासेस निकाले थे यहाँ पर। सिरेजो ओसाका के अगेंस्ट में यहाँ पर 1-0 से हारना पड़ा था। सेम चीज कुछ बताने के लिए नहीं है, ठीक है। एक गोल पेनल्टी से किया था यहाँ पर सिरेजो ने, और उसी से उनका काम हो गया, और यहाँ पर कुछ बताने के लिए है नहीं। फिर से पोजीशन नहीं रख पाए थे सुजुकी के क्रॉसेस, लेकिन एक गोल तो कंसीड कर ही सकती थी, डिफेंस यहाँ पर सही था फिर उसके बावजूद भी। तो ये है सोनान, ठीक है। ज़्यादा क्वालिटीज इनके पास नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। किसी तरीके से अगर लकीली इनको किसी तरीके से कोई गोल वगैरह मिल जाए तो उसी से उनका जो है पूरा दिन निकल सकता है। ये एबिलिटी इनके पास हालांकि है, लेकिन गोल उनको पहले करना होता है, मतलब कोई टीम अगर कर दे उसके बाद नहीं। जनरली 2 गोल भी करने लायक एबिलिटी इनके पास मैंने नहीं देखी है। 1-0 1-1 ऐसा ही उनका रहता है, और अगर एक गोल से ज़्यादा कोई टीम कर देती है तो आराम से इनको हरा भी देती है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज के मैच में कौन फेवरेट है। ऑफकोर्स हिरोशिमा फेवरेट है, लेकिन सोनार के लिए भी आपको कुछ कुछ चांसेस बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि आखिरी हेड टू हेड मैचेस की बात करी जाए या फिर लास्ट जो रिसेंट हेड टू हेड मैच हुआ था वहां पर भी सोनार ने दिक्कत में डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस मैच में? ऑफकोर्स हिरोशिमा की तरफ से ज्यादा प्लेयर तो लेंगे ही, ऑफकोर्स 7-4 का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, लेकिन कुछ प्लेयर्स को हम हो सकता है रिस्क लेंगे किसी प्लेयर्स के ऊपर, जो मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा प्लेयर रिस्क है क्या है। तो उस हिसाब से आप अपने टीम को चेंजेस कर सकते हो। मैं आगे दिखाता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। सेट पीस टेकर्स की बात करें, सानफ्रैंक के हिरोशिमा की तरफ से विएरा पेनल्टी लेते हैं, उसके बाद लियांद्रो, अगर विएरा अवेलेबल नहीं हो उसके तभी लियांद्रो लेते हैं, नहीं तो विएरा ही मेन चॉइस है। फ्री किक में रेनर, हिगाशी, मोडिशिमा, ये नाम आपने ऊपर भी देखे हैं। सोनान की तरफ से एल यूनिसी, इन्होंने पिछले सीजन में पेनल्टी वगैरह लिए थे, इस सीजन में शायद एक मिला था, उन्होंने मिस किया था। और फ्री किक में आते हैं ये कुछ नाम, सुजुकी, कानेको, ये कुछ नाम है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इशिहारा इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर है 3 गोल के साथ, और असिस्ट के मामले में सुजुकी, यहाँ से मोडिशिमा जैसा आपको बताया। तो अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में मैं सोनार की तरफ से बता देता हूँ। देखिए मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, सानफ्रैंक के हिरोशिमा ही फेवरेट है। सारी जनता 7-4 का कॉम्बिनेशन सिर्फ नहीं, उनके सपोर्ट में क्लीन शीट की भी लेके आएंगे, लेकिन हम कुछ इधर उधर करेंगे और कोशिश करेंगे उसमें ही हमारा जो है काम हो जाए। तो देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। इनके डिफेंस में साका और ओइवा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, कुछ हद तक पासिंग के पॉइंट्स भी आपको दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इन दोनों में से किसी एक को लेने का, वो है काउंटर अटैक में जब डिफेंस से लॉन्ग बॉल्स वगैरह आते हैं, वहां पर इन दोनों का नाम बार बार आपको दिख जाता है, ठीक है, साका और ओइवा। तो यहाँ से आपको ये असिस्ट पोटेंशियल भी दे सकते हैं, तो इन दोनों में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद कोबायाशी और यहाँ पर सुजुकी अगर खेलेंगे तो सुजुकी, नहीं तो मावात्री, जो भी खेलेंगे ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। कोबायाशी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ड्रीम 11 पर काफ़ी लोगों ने इनको सिलेक्ट करा हुआ है, जितने भी अटैकिंग पोटेंशियल हैं ये कुछ हद तक बनाते हैं। उसके बाद मटसूडा, ये तो ये है 3 प्लेयर्स, और डिफेंस में से 4 ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। तो सुजुकी अगर आएंगे मावात्री की जगह पर तो सुजुकी की इंक्लूड करके ही मैं बता रहा हूँ, ये कुछ 4 प्लेयर्स हैं जिनको आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी स्ट्राइकर्स में से मैं ज़्यादा नहीं देख रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी जैम होने वाला है हिरोशिमा के स्ट्राइकर्स को लेकर। हिरोशिमा की तरफ से ये 3 तो मैंने बता ही दिए हैं, जिनमें से किसी को भी मिस करना रिस्क हो सकता है। बाकी रेनर, इनके जो विंग बैक खेलेंगे इनको आप शायद ही अपनी टीम में ले पाओगे, क्योंकि ऐसे ही जो है 7 कॉम्बिनेशन, जो 7 प्लेयर्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे हिरोशिमा की तरफ से, लेकिन ये असिस्ट पोटेंशियल रखते हैं, सेट पीस भी लेते हैं। बाकी इनके डिफेंस में ससाकी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको गलती से मिस मत कर लेना, चाहे आप हिरोशिमा के क्लीन शीट के सपोर्ट में टीम बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। उसके बाद नगामा, ये दोनों मेन प्लेयर हैं। गोलकीपरों में से शोनान बेलमारे के गोलकीपर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और रिसेंटली उनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। बाकी क्लीन शीट का बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आप थोड़ा अलग हट के रह के टीम बना सकते हो ड्रीम 11 की, और किस तरह से आप सारी जनता जो कर रही है उसी तरह से बिल्कुल सेफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये है मेरा थोड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैंने क्या किया है आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर रखा है 3 डिफेंडर, ठीक है, और उसके बाद विएरा, मोरिशिमा, लियांद्रो को मैंने नहीं रखा है, हिगाशी को रखा है। मतलब हिगाशी अगर खेलते हैं तो इन तीनों में से, मतलब तीनों को मैंने रखना चाहता था लेकिन स्पेस नहीं है, तो इसीलिए मैंने हिगाशी को रखा है। अगर हिगाशी नहीं खेलते हैं तो आयोयामा और कवामे, या जो भी इनका नाम है कवाबे,
इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। अभी मेरे को अटैक में से एक को प्लेयर को मिस करना पड़ा है और मैंने डियांड्रो को क्यों ड्रॉप किया है, मोरिशिमा को मैंने लिया है, ये सेट पीस देते हैं, असिस्ट पोटेंशियल है, और वियेरा को रख दिया है क्योंकि फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर हैं। तो मैं दोनों ही तरफ से सेट पीस टेकर्स को लेना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको हेड टू हेड में बताया भी कि यहाँ से ही काफी काम हुए हैं। 3-3 का कॉम्बिनेशन मैंने डिफेंस में बनाया है। आप एक काम जो कर सकते हो, ओइवा को ड्रॉप करके एक और डिफेंडर ले सकते हो, लेकिन मैंने जितना देखा है यहाँ पे उनमें से मुझे नहीं लगता कि 3 से ज्यादा डिफेंडर यहाँ पे खेलने वाले हैं हिरोशिमा की तरफ से। ठीक है, तो यही तीनों ही मेरे ख्याल से खेलेंगे क्योंकि रेनर जो है जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा आर सेंटोस के नाम पे, ये मिडफील्ड में लिस्टेड हैं और दूसरे भी जो विंग बैक हैं वो भी मिडफील्ड में ही लिस्टेड हैं। तो ये एक लकी चीज है आपके लिए आज के मैच में। हो सकता है जनता क्या करे कि गोलकीपर जो है वो भी हिरोशिमा की तरफ से ही लेके आए और 4 मैन डिफेंस बना ले, लेकिन आप इस तरह से चल सकते हो। ठीक है, ससाकी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और पासिंग के पॉइंट्स तो आपको सबसे ज्यादा देने की एक्सपेक्टेशन इन्हीं से है। अगर आपको क्लीन शीट की कोई टीम बनानी है लेकिन आप सेफ भी रहना चाहते हो ना, तो आप ससाकी को कैप्टन बना सकते हो। देखो ये लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? ससाकी आपको पासिंग से लगभग 3.5 से 4 पॉइंट दे देंगे। अगर क्लीन शीट आता है तो 5 पॉइंट का बोनस, मतलब लगभग 8 से 9 पॉइंट वो आपको दे देंगे। और अगर आप उनको कैप्टन बनाते हो तो एक्स्ट्रा 8 से 9 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे, मतलब डबल पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जिस स्ट्राइकर को आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो गोल कर भी देता है तो भी उसकी भरपाई ससाकी कर देंगे। ये कुछ हद तक टैक्टिकल चीजें हैं। बाकी अगर एक आध पॉइंट वो ज्यादा निकाल देते हैं तब तो आप जीत ही गए समझ लो। ये एक टैक्टिकल चीज है जो आप कर सकते हो। रिस्की होगा क्योंकि अगर यहाँ पर क्लीन शीट नहीं आता है या फिर ससाकी येलो कार्ड ले देते हैं और आपके जो स्ट्राइकर आपने मिस किया है वो गोल भी कर देते हैं, तब दिक्कतें बन सकती हैं। मैं नहीं चाहता सोनान बेलमाड़ी के सपोर्ट में आप टीम बनाओ, मैं चाहता हूं आप हिरोशिमा के सपोर्ट में ही टीम बनाओ। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों को आप रख के अपनी टीम बना सकते हो। गोलकीपर मैंने बता दिया, जैसे साका के बारे में मैंने बताया है, तो आप ऐसे कुछ चीजें कर सकते हो। मिडफील्ड में हिगाशी अगर नहीं खेलेंगे तो उनके जगह पर आप कवामे और आयोयामा में से किसी एक को ले सकते हो, मैंने बता दिया। और स्ट्राइकर्स में से मैंने एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को मिस किया है, इशिहारा का ऑप्शन यहाँ पर आता है। इशिहारा ही शायद नाम है इनका, जी हाँ, जो इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर है। काफी लोगों ने इनको लिया भी हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हो मैं सोनान के किसी भी स्ट्राइकर को लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वैसे ही मेरे पास स्पेस काफी कम है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, डिफेंडरों में से सासाकी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और यहाँ से मोरिशिमा और वियेरा ये दोनों डायरेक्ट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। सोनान बेलमाड़ा की तरफ से देखना है तो सुजुकी एक डायरेक्ट फ्री किक टेकर है। इसके सिवाय और कोई अनएक्सपेक्टेड अगर गोल स्कोरर हो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद उनकी अटैकिंग थर्ड से नहीं है। एक तो हिरोशिमा एक डिफेंसिव टीम है जो कि आसानी से आपको गोल करने देगी नहीं, तो इसीलिए मैं इस तरह का कॉम्बिनेशन सोच रहा हूँ। तो यही रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।